नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है मेरे सहयोगी राजा शर्मा। राजा भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू। मुझे तारीख याद आती है 2 मई, जिस दिन आपने कहा था रूपाणी भी जाएंगे, और आज हम उसी विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि गुजरात में विजय रूपाणी जी की विदाई हो गई है। वहाँ पर भूपेंद्र पटेल नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, और नए मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ वहाँ पर नए मंत्री भी बन गए हैं। और आश्चर्य का विषय ये है कि एक भी इनमें से पहले कभी मंत्री रहा नहीं है। शायद एक आध कभी रहा होगा तो बात अलग है, बाकी सारे नए हैं। तो इस बदलाव को किस रूप में देखते हैं? देखिए, आप यदि डेट वाइज इसका जिक्र कर रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के बदलाव की बयार न केवल गुजरात से, बल्कि आपको थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, उत्तराखंड से और कर्नाटक पे जाना पड़ेगा। और जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मार्च से लेकर जुलाई तक फिर बदल दिए जाते हैं, कर्नाटक में येदियुरप्पा अच्छे बड़े चल रहे थे और मुंबई को बना दिया जाता है, तो ये सोचना होगा कि भारतीय जनता पार्टी रिवाइवल दौर की तरफ जा रही है। फ़र्क समझिए आप, कांग्रेस और भाजपा का। पहले अपन इसकी जिक्र करते हैं। देश की 2 बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस। बीजेपी सरकार बदलने में समय नहीं लगा थी, और कांग्रेस एक मंत्री बनाने में 15-15 महीने सोचती। सोचो आप देखिए, मैं संदर्भ में ले जा रहा हूँ आपको। सचिन पायलट का प्रकरण हुआ था पिछले जून में, मतलब अभी आज से 17 महीने पहले। आज दिनांक तक वो लड़का विपक्ष में बैठा हुआ है, उनके सरकार होते हुए भी। निर्णय है कोई? ये निर्णायक स्थितियाँ हैं क्या? इसलिए भाजपा और कांग्रेस में आपको पहले फ़र्क समझना पड़ेगा कि बीजेपी ऐसा क्यों करती है। अब अपन इन डिटेल गुजरात पे बात करते हैं। देखिए, गुजरात पे आपको मैं लेके जाऊँगा 2016 में जब आनंदीबेन पटेल को हार्दिक पटेल के बड़े आंदोलनों के मद्देनज़र हटाया गया था। पाटीदार और पटेल समाज के जो बड़े आंदोलन हुआ करते थे, और उन दिनों हार्दिक पटेल देश का एक वो चेहरा बन चुका था कि ये लड़का कमाल कर रहा है। मतलब उसकी सभाओं में बड़ी भीड़ आना, 23 साल की उम्र में उस लड़के ने अपने समाज को ऐसे प्लेटफॉर्म पे इस दौर में लाकर खड़ा कर दिया कि ये समस्या नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के सामने भी खड़ी हुई कि ये लड़का समाज को तो एकजुट कर चुका है। ठीक है। और उसी समाज से थी आनंदीबेन पटेल, जो वहाँ की मुख्यमंत्री हुआ करती तत्कालीन। और आनंदीबेन पटेल के समाज में होते हुए भी पकड़ नहीं रही, और वो विपक्ष में था तब भी वो समाज में सड़क पर लेके आ गया था। तो एक बड़ा कारण यह रहा कि आनंदीबेन पटेल 2016 में हटाई गई। हटाने के बाद ये देखा गया कि अब किसको लाया जाए। तो देखिए, अमित शाह और मोदी जी को अपना ऑनेस्ट आदमी चाहिए होता है, क्योंकि गुजरात उनका नेटिव स्टेट है, उनके इमोशन जुड़े हुए हैं। आज भले वो दिल्ली में बैठते हों, लेकिन दिन रात उनके जहन में गुजरात तो रहता ही है, उनका सेंटिमेंट्स गुजरात से जुड़ा हुआ है। तो इनको समझ में आया किसको लाया जाए। तो रूपाणी, चूँकि जैन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, सरल आदमी है, और ये बहुत ही अप टू द मार्क पर्सनैलिटी है, उनको उसकी ताजपोशी की गई। समय देशकाल परिस्थितियों में देखा गया कि रूपाणी जो है आदमी अच्छे हैं, लेकिन गवर्नेंस अच्छी नहीं कर पा रहे हैं। फ़र्क समझिए आप, आपका व्यक्ति का अच्छा होना अलग मैटर करता है, लेकिन गवर्नेंस का अच्छा होना ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा व्यक्ति आप समाज के लिए, व्यक्तियों के लिए, समाज के लिए हो सकते हो, लेकिन गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्ट्रिक्टनेस चाहिए। और चूँकि देखिए, मोदी जी छोड़ के गए थे ना गुजरात, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है मोदी जी जैसी। सचिन जब आउट होता है या विराट जब आउट होता है, तो दर्शकों की एक्सपेक्टेशन रहती है पवेलियन में कि विराट के जैसे नया आदमी रन बनाए या सचिन के जैसा के खिलाड़ी बनाए। सचिन रिटायर्ड भी हो जाए तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हो कि सचिन के जैसा प्लेयर रन बनाए। वैसा मोदी जी गए थे ना, तो मोदी जी के बाद लोग चाहते थे कि गुजरात में ऐसा आदमी रहे। मोरलेस रूपाणी आदमी सज्जन है, लेकिन गवर्नेंस उनकी नहीं रही। और सबसे बड़ी बात इसकी नींव कब पड़ी, जब CR पाटिल को गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वो दरअसल CR पाटिल और रूपाणी की बिल्कुल नहीं बनती है, और ये देखने में आ रहा था कि डे टू डे में गवर्नेंस में इन दोनों का एक दूसरे में दखलंदाजी ज़्यादा थी, और दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। एक बड़ा कारण ये रहा। तीसरा बड़ा प्रमुख कारण आपको बताता हूँ मैं। अभी सूरत में जब रिजल्ट आए अर्बन बॉडीज़ के, वो मोर और लेस बीजेपी के हाथ से पूरा सूरत जा चुका था। ऐसा में ये समझ में आ रहा था कि जिस बेल्ट के पाटीदार और पटेल जो हैं, चाहे काठियावाड़ी हो चाहे इस बेल्ट के हो, यदि बीजेपी के साथ नहीं खड़े हैं तो जनाधार खसक रहा है। और ये 2024 में कोई दिक्कत तो नहीं देगा, जब 2024 में पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे। ये एक बड़ा कारण मुझे समझ में आता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर हम इसके नेपथ्य में जाकर समझने की कोशिश करें कि विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाया गया। विजय रूपाणी एक जैन कम्युनिटी को बिलोंग करते थे,
और गुजरात की जनता की एक्सपेक्टेशन जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर शासन किया, लगभग वैसी ही उनकी बंद पड़ी थी, तो वो आकांक्षाएं शायद मेरे ख्याल से रूपाणी पूरी नहीं कर पाए। आपने ये बात भी सही कही कि सूरत में आप पार्टी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और बीजेपी के हाथ से वहाँ सत्ता जाती नज़र आ रही थी। इसीलिए शायद जैन कम्युनिटी को स्टैब्लिश करने के लिए वहाँ से एक विधायक को मंत्री बनाया गया है। संघवी जो है वहाँ से सूरत से है, जैन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। अगर हम कास्टिज्म की बात करें तो लगभग 8 विधायक जो हैं वो पाटीदार समाज के मंत्री बने हैं, इंक्लूडिंग भूपेंद्र पटेल के। 2 ओबीसी से आए हैं, इसके अलावा ब्राह्मण्स कम्युनिटी से एक विधायक है जो मंत्री बने हैं। तो कहीं ना कहीं गुजरात में जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, सारे नए युवा और नए विधायकों को मंत्री बनाया गया है, और भूपेंद्र पटेल जैसे एक विधायक जो पहली बार के विधायक हैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो मुझे लगता है इस तरह का फैसला और इस तरह का कमाल, ये जो जोड़ी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, वो ही कर सकती है। किसी अन्य पार्टी में से हिम्मत नहीं है। देखिए, आज ही मैंने लिखा, शायद आप पढ़ पाया हो, निर्णय नहीं लेना सबसे बड़ा निर्णय है। यदि आप निर्णय नहीं लेते हो किसी चीज़ से, तो वो सबसे बड़ा निर्णय होता है, वो आपको पीछे धकेल देता है। तो जीवन में व्यक्ति को निर्णायक तो होना ही चाहिए। कोई समाज का नायक हो, परिवार का नायक हो, पार्टी का नायक हो, तत्काल प्रभाव से व्यक्ति को निर्णय लेना चाहिए, सोच समझ के, जल्दबाजी में नहीं, पर निर्णय लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जल्दबाजी में लीजिए, निर्णय आदमी को लेना चाहिए। निर्णय लेने का साहस मोदी जी और अमित शाह में है और किसी में है नहीं ये साहस, ठीक है। अब आपने कहा कि भूपेंद्र पटेल और नए युवा चेहरे, देखिए पूरी सरकार बदल दी ना सर। चुनाव के पहले पूरी सरकार बदलना मतलब उनको ये फीलिंग था कि हमारा एंटी इनकम्बेंसी इन नेताओं के प्रति, इन मंत्रियों के प्रति है। विपक्ष मोर और लेस वहाँ पे किस पोजीशन में, ये सेकंड मैटर है। मुझे अच्छी तरह याद है जब 2016 में इलेक्शंस थे वहाँ पे, तब राजकोट, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, इन 4 जगहों से, अर्बन एरिया से है ना, भाजपा जीत कर आई थी। रूरल में पूरी बीजेपी साफ हो चुकी थी, और इन चारों के कारण ही वहाँ पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, जो अर्बन है। रूरल में कांग्रेस का अच्छा होल्ड रहा, और कांग्रेस 99 शायद इनका फिगर हुआ करता था उस समय, वही 182 सीटें हैं कुल मिला के, और फिर बाई इलेक्शन के बाद 112 के पास आके रुक गए लोग। लेकिन इसका मतलब किला तो उसी समय ढह गया था ना, जब आनंदीबेन पटेल थी, या उसके बाद आपके पास रूपानी आए, तो किला ढह तो उस समय जा चुका था, लेकिन अब आपको बचा के रखना था। लेकिन देखिए, मोदी जी और अमित शाह 24 घंटे लॉन्ग टर्म विजन का पॉलिटिक्स करते हैं। आज 14-15 महीने बाद चुनाव है गुजरात के अंदर, लेकिन उन्होंने सरकार बदल दी। अब इन सरकार के लोगों को जाना है जनता के बीच में। पुराने लोग जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, यदि उस समय टिकट दें और हार के आ जाए तो सरकार गिर जाए, इसलिए पहले इन लोगों को उतार दो, खारिज कर दो कि नए लोग मैदान के अंदर आ रहे हैं जो आपकी समस्याएं सुनेंगे, आपका काम करेंगे। एक भूपेंद्र पटेल फर्स्ट टाइम विनर हैं, एक बार के लेजिस्लेटिव मेंबर हैं, क्यों मुख्यमंत्री बनाया? लो प्रोफाइल के व्यक्ति हैं, उनकी पब्लिक कनेक्ट अच्छी है, समाज में भी इनका अच्छा अप्रोच है, और मोदी जी की खासियत है वो ऐसे लोगों को लेकर आते हैं, चाहे योगी जी को लेकर आए, चाहे खट्टर को लेकर, कौन सोच रहा था इन लोगों को लेकर आएंगे? तो ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जो एक नया प्रकार का सरप्राइज होता है, और सरप्राइज पार्टी में कास्ट डिविजन कोई मेंटेन कर रहा है, लो प्रोफाइल है और ओबीडियंट है। सबसे बड़ी बात, जब व्यक्ति ओबीडियंट होता है ना, तो आधा काम तो वैसे हो जाता है कि दिल्ली के आदेश पर और निर्देश पर सरकार को चलना है। पूरे देश के राज्यों की सरकार दिल्ली चला रही है साहब, ये ध्यान रखिएगा आप, इसमें कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए किसी को। पूरे देश के राज्यों की सरकार दिल्ली चला रही है, क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग बहुत तगड़ी है, डे टू डे उनकी मॉनिटरिंग है। चाहे शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहे हैं वो देख रहे हैं, चाहे भूपेंद्र पटेल क्या करेंगे वो देखेंगे, रूपानी क्या कर रहे थे देखेंगे। तो आप ये मान के चलिए, भाजपा अब नए दौर में है, भाजपा रिवाइवल मोड में है, और जिस तरीके से उत्तराखंड बदला, कर्नाटका बदला, गुजरात बदला, आप देखते जाइए आने वाले समय में क्या बदलाव और देखने को मिलेंगे आपको। राजा भाई, आपने कहा बहुत विस्तार से इस समय इन सब बातों पर प्रकाश डाला है, लेकिन जिस तरह से पाटीदार समाज को लेकर विशेष रुचि भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल गठन को लेकर दिखाई है, तो क्या लगता है कि हार्दिक पटेल जो उस समय यहाँ पर प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और पिछले चुनाव में उन्होंने पाटीदारों के काफ़ी वोट हासिल किए थे, और ग्रामीण क्षेत्र में जैसे आपने कहा कि काफ़ी अच्छी पकड़ बनाई थी, और कांग्रेस ने कड़ी चुनौती भाजपा के लिए तैयार की थी, तो ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से पाटीदारों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। और दूसरा सवाल जो मेरा ये इस समय निकल कर आ रहा है कि इस तरह की हिम्मत क्या कोई अन्य पार्टी जुटा पाएगी?
कि नितिन पटेल जैसे वरिष्ठ नेता को भी दरकिनार कर दिया गया। पिछली बार उन्होंने जो नाराज़गी व्यक्त की थी रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाने के समय, उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा है। देखिए, दो अलग अलग प्रश्न हैं आपके जी। एक तो आप ही समझ लीजिए, पाटीदार ओबीसी कास्ट में आते हैं। देश की राजनीति ओबीसी सेंटर्ड हो गई है, ध्यान रखिए आप। पाटीदारों का अपना दबदबा गुजरात के अंदर है ही, चाहे इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, चाहे वोट बैंक के फ्रंट पे हो, उनका बड़ा दबदबा है और वहाँ की राजनीति के निर्णायक है ये कास्ट। एक बात, पटेल और पाटीदार, और इनका देश की इकोनॉमी में बड़ा स्टेक है। खासतौर से बड़े जितने भी कॉरपोरेट हैं वहाँ पे इनका किसी न किसी रूप में शेयर बाजार से लेकर तमाम प्रकार का होल्ड इनका बहुत अच्छा है, ये एक बड़ा कारण है। दूसरा, अब देश की राजनीति ओबीसी की तरफ जा रही है। आप देखिए, एक मंडल का युग था ना, वो धीरे से अलग तरीके से दबे पाँव भारत की राजनीति में आ चुका है। आपको समझने में अभी कुछ दिन और लगेंगे जब आपको लगने लगा कि सभी निर्णय कास्ट को देखकर हो रहे हैं। योग्यता अपनी जगह रहेगी, लेकिन कास्ट बड़ा फैक्टर रहेगा, आप ध्यान रखिएगा। और जो ओबीसी का फैक्टर होगा वो कास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। कास्ट के रिप्रेजेंटेशन के साथ देश के चुनाव, चाहे राज्य के हो चाहे लोकसभा के हो, मैटर करेगा। आपको ध्यान हो, मैंने मोरलेस जून में लिखा था कि अब पूरी देश की सेंटर्ड ओबीसी और शेड्यूल कास्ट रहेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का अब जो मूल लक्ष्य है वो ये है कि वहाँ तक पहुँचना है जहाँ कभी भाजपा पहुँची नहीं थी, ठीक है। एक बड़ा कारण ये। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ समझिए आप कि अब ओबीसी को लेकर, अब पाटीदार समाज से भूपेंद्र पटेल को लगा ओबीसी है, ओबीसी को लेकर सदन से लेकर विधानसभा तक सब मुखर हो चुके हैं। चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे अन्य मुख्यमंत्री हो, सब मुखर हैं ओबीसी को लेकर। कांग्रेस भी अपना स्टैंड ओबीसी पे क्लियर कर ही चुकी है कि हमारा स्टैंड क्या है। अब देश की राजनीति ओबीसी की तरफ जाएगी, नोट कर लीजिएगा आप एक बात। इसका कारण समझ लीजिए आप, पिछले 2 साल में हमने बड़ी त्रासदी देखी है कोविड की, और मोर और लेस हर घर में किसी न किसी की फूलमाला टंगी है किसी तस्वीर पर, ध्यान रखिए आप। जब ये फूलमालाएं याद दिलाती है ना, सरकार के फेलियर को याद दिलाती है। सरकार का फेलियर रहा कोविड में, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, चाहे ऑक्सीजन को लेकर हो, चाहे रेमडेसिविर को लेकर हो, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे बेड हो, तमाम प्रकार की क्राइसिस जो रही ना, वो सब चीज़ें भी सरकार के प्रति नाराज़गी पैदा करती है, ध्यान रखिए आप। जब सरकार के प्रति नाराज़गी पैदा करती है तो सरकार को कहीं ऐसी जगह शिफ्ट होना पड़ता है जहाँ से किसी वोट बैंक को एकोमोडेट किया जाए। उसका एक बड़ा कारण है ओबीसी का कारण, ठीक है। अब दूसरा आपका जो प्रश्न है कि क्या हार्दिक पटेल फिर वैसे जादू चल पाएंगे, देखिए उस दौर में हार्दिक ने जो किया वो बहुत बेहतर परफॉर्म किया। अब उससे ऊपर कितना जा पाएँ या उस लेवल पे आ जाएँ, ये देश काल परिस्थिति बताइए। 14 महीने चुनाव में सबसे बड़ी बात समझिए, कांग्रेस तो मैदान में है ही नहीं ना सर। जब कांग्रेस मैदान में नहीं है तो मॉरल बूस्टिंग किसका रहेगा? कौन व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहेगा? तो आप मुझे बताइए, राहुल गांधी 2016 के बाद कितनी बार गुजरात गए, चलिए बताइए आप मुझे। 17 के बाद, 17 में चुनाव होते, कब गए, कितनी बार गए, चलिए बताइए मुझे आप। तो ये तो ट्विटर पे राजनीति करने वाले लोग हैं ना सर, ये फेसबुक पे राजनीति कर रहे हैं, ये ट्विटर पे कबूतर उड़ा के राजनीति कर रहे हैं। तो ट्विटर पे कबूतर उड़ा के तो आप बयान जारी कर सकते हो, राजनीति तो सड़क पे करना पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, पानी के बौछारें और लाठियां खाना पड़ती है साहब, विपक्ष में रहते हो तो। ट्विटर की राजनीति से देश थोड़ी चलते हैं। ट्विटर की राजनीति तो आप लोगों को मतलब गर्भगृह में ले जाके बिठा देती है घर के अंदर, वो मुश्किल है। ऐसी इन परिस्थितियों में आप सोचो कि हम केवल हमारी पूरी लड़ाई हार्दिक पटेल लड़े। चलिए मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूँ। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी 4-4, 6-6 महीने में एक बार नजर आती है। राजनीति ऐसी होती है क्या? आपको 24 घंटे 365 दिन किसी भी जगह कैंप करना होता है, कार्यकर्ताओं के साथ लाठी पानी बौछारें सड़क पर संघर्ष करना होता है, तब मॉरल बढ़ता है। तो हार्दिक पटेल से अभी बहुत ज़्यादा आपको उम्मीद करना भी बेईमानी होगी, क्योंकि वो लड़का अपनी जगह उसकी स्टैंडिंग है, लेकिन आप तो स्टॉलवर्ट हो, गांधी परिवार के लोग हो, आप घर से नहीं निकल रहे, उम्मीद करो कि वो सड़क नापे, वो कैसे होगा? आपको लड़ना पड़ेगा, आप लड़ नहीं रहे। सही बात है। अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में देखें, देश के अन्य हिस्सों के बारे में देखें, तो कांग्रेस एक विलुप्त सी होती जा रही है। वहाँ पर कोई कांग्रेस के नाम लेवा नहीं मिल रहे, और कांग्रेस के जो कर्णधार है वे मैदान में गाहे बेगाहे आ रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजनीति करने की बात करते हैं। बहरहाल मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने कहा कि, और पहले भी आप कह चुके हो, हॉटलाइन पर आप ब्रेक कर चुके हो इस बात को, कि सोशल मीडिया पर राजनीति नहीं होती, कबूतर उड़ाने से ट्विटर पर बैठकर राजनीति नहीं होगी। और आपने यह भी कहा था कि ओबीसी सेंटर्ड राजनीति होगी। अब कास्टिज्म को इस बार सारी पार्टियां महत्व दे रही हैं, और दोनों ही पार्टियों ने उसको महत्व दिया। बहरहाल
अगर हम देखें जिस तरह से बदलाव की बयार उत्तराखंड से लेके गुजरात तक पहुंची है, हम इस विषय से हट के अलग बात करते हैं, क्या बयार मध्य प्रदेश में भी आने की संभावना लगती है आपको? देखिए, आप नोट कर लीजिए इस बात को, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको इफ्स एंड बट्स की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मेरा एज ए जर्नलिस्ट ये मानना है कि 2023 के जो चुनाव होंगे उसमें किसी भी पुराने चेहरे को लेकर साथ में नहीं चलेगी। रूपानी आपके सामने बदल दिए गए हैं। मेरा मानना है शिवराज ओबीसी का बहुत बड़ा चेहरा है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2018 में शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की जनता घर बिठा चुकी, ये भी मान लीजिएगा आप, इस बात से भी आप इनकार मत कीजिए। 2018 में शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की जनता घर बिठा चुकी है। कांग्रेस सरकार में आ गई थी, भाजपा को लोगों ने खारिज कर दिया था, भाजपा का नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे। जब घर बिठा चुकी है तो ये दिल्ली वाले लोग जानते हैं कि मौजूदा सरकार जो है ना, वो सिंधिया के साथ टचअप की सरकार है, टाइअप की सरकार है, मैंडेट की सरकार नहीं है। वो मैंडेट तो आप बाद में गए ना 28 सीटों पे, वो जब आपकी सरकार होती है तो कौन व्यक्ति जीतता है कौन हारता है दुनिया को सबको मालूम है। 2023 में मुझे लगता है कई बदलाव मुहाने पर खड़े हैं। 2023 में कई बदलाव मुहाने पे खड़े हैं। मैं थोड़ा इस बात को इसलिए अलग रूप से पेश करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जितनी लोकप्रियता शिवराज सिंह चौहान की 15-17 सालों में रही है, शायद इस समय उस तह तक पहुंचने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया, या कोई नेता नहीं आया इसलिए नहीं पहुंच पाया। नहीं, आप सीधी सीधी बात कीजिए ना, जब से उमा भारती का रिप्लेसमेंट बाबूलाल गौर और फिर शिवराज सिंह चौहान, तो जब उमा भारती ने, तो देखिए मैं अभी भी ये मानता हूँ कि जिसको आप मिस्टर बंटाढार कहते हो ना दिग्विजय सिंह को, उसको बेदखल करने में 2 ही लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा, उमा भारती और कैलाश विजयवर्गीय। 2003 में जब सरकार पहली बार लेकर आए तो उमा भारती का चेहरा और कैलाश विजयवर्गीय का मैनेजमेंट बियॉन्ड इमेजिनेशन था, क्योंकि चुनाव को मैंने नज़दीक से कवर किया। और दिग्विजय सिंह की सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्पेंसी थी, उमा भारती ने अपने ब्रांड फेस पे, ब्रांड चेहरे पे, ब्रांड वैल्यू पे और एक महिला साध्वी होने के नाते उस पर लोगों ने फेथ किया। वुमेन्स वोटर का एक बड़ा सेंटर रही उमा भारती उस जमाने में। 2003 के अंदर मुख्यमंत्री बन गई, उसने अपने सैद्धांतिक विषय पर इस्तीफा दिया था, जनता ने खारिज नहीं किया था उसको, ध्यान रखिए आप। सैद्धांतिक विषय पर इस्तीफा देकर, राष्ट्रध्वज का विषय था, सैद्धांतिक विषय पर इस्तीफा देकर गई थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े लोगों ने उनको वापस अंदर आने ही नहीं दिया, परिस्थितियाँ ऐसी बन गई, उसको राजयोग भंग कह लीजिए, जैसा भी होना है। बाबूलाल गौर अपने आप में मस्त व्यक्ति रहे, उनके पास मतलब कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑब्सोल्यूट पॉलिटिशियन नहीं रहे कभी, वो बहुत मस्त व्यक्ति रहे वो, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान इस मामले में मास्टर आदमी है, ध्यान रखिए आप। मध्य प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को अपने कंधे तक शिवराज सिंह चौहान ने खड़े ही नहीं होने दिया, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति को। उनको मालूम है कि यदि ये व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो कल मेरे कंधे पे बैठेगा, मेरा रिप्लेसमेंट है ये, इसलिए वो बहुत तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं, मधुरभाषी हैं, मीठा बोलते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि ये मेरा यदि कंपटीटर है तो उसको कैसे, कहाँ पे उसका स्थान दिलाया जाना है, वो कर लेते हैं। बहरहाल तमाम सारे मुद्दे हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन वक्त हमारे इस कार्यक्रम का पूरा हो चुका है। तो कुल इस कार्यक्रम का लब्बलुबाब हम देखें तो गुजरात में जो बदलाव हुआ है उस पर हमने बात की। तो मोदी और अमित शाह 2 ऐसे ही पार्टी के व्यक्तित्व हैं जो एक हिम्मत दिखा सकते हैं कि एक साथ पूरी कैबिनेट को बदल दें। भारतीय जनता पार्टी के किसी अन्य नेता में भी इतनी हिम्मत नहीं है। बहरहाल राजा भाई का प्रेडिक्शन है कि आने वाले 2023 के चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में बदलाव की संभावना है। सारी चीज़ें आपके समक्ष आने वाले समय में खुद ब खुद होंगी। आज के इस कार्यक्रम में सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।